देखिए स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड का सेकंड पार्ट। कल हमने देखा था फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने क्या देख लिया था, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक देख लिया था। उसके बाद कुछ जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, एनिमल, वो स्टेराइल और इनफर्टाइल होते हैं। स्टेराइल और इनफर्टाइल मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी जनरेशन को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। तो इसमें क्या होता है, म्यूल होता है। म्यूल कौन होता है? म्यूल होता है जब हॉर्स और डंकी आपस में ब्रीडिंग करते हैं, उसके बाद जो जनरेशन बनती है उसे म्यूल कहती है। ऐसी हिन्नी होता है वर्कर बीज होती हैं। वर्कर भी वो होती हैं जो रानी बी जो होती है, ये क्यून बी जो होती है, ये स्टेराइल होती हैं। और जो क्यून बी होती है, ये अपना जो इनका वंश है उसको बनाए रखने के लिए ये क्यून बी की हेल्प कर रही होती हैं, ताकि जो हमारी जनरेशन है वो कंटिन्यू रहे, उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। और कुछ इनफर्टाइल कपल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका अगला वो देखने वाली थर्ड करेक्टरिस्टिक, थर्ड फीचर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का या नॉन लिविंग का देखते हैं हम, क्या है, मेटाबॉलिज्म दे के रखा है इसमें। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो नॉन लिविंग जो है इसे कभी भी मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करते, इसी वजह से इसे डिफाइन करे फीचर कह रहे हैं। और ये देखने को मिलता है ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए मेटाबॉलिज्म है क्या। बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सब मेटाबॉलिज्म में आती हैं। अगर देखें तो इसके अंदर टू टाइप की रिएक्शंस होती हैं, जैसे ये देखे रखा। पहला दिया है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल, यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसमें फॉर्म हो रहे होते हैं, जैसे एनर्जी के मॉलिक्यूल एटीपी की फॉर्म में। और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ एनी मॉलिक्यूल, यानी इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट जो भी हम खा रहे हैं, ग्लूकोज वगैरह, उस सब का ब्रेक डाउन हो रहा होता है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो भी डाइजेशन से रिलेटिव रिएक्शंस होती हैं, फूड का तोड़ना, जोड़ना, कुछ मॉलिक्यूल को बनाना, ये सब आ जाता है मेटाबॉलिज्म में। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओनली लिविंग, वो शो करते हैं मेटाबॉलिज्म को, जबकि नॉन लिविंग इससे कभी भी शो नहीं करती। इसके बाद हम इसका अगला करेक्टरिस्टिक देखते हैं, अगला क्या दे के रखा। अगला अगर हम इसका करेक्टरिस्टिक या फीचर देखें तो इसमें दिया है फोर्थ फीचर, इसका फोर्थ दे के रखा है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कहते हैं चेतना को। तो जो कॉन्शियसनेस है यानी चेतना है, उसको नॉन लिविंग कभी भी शो नहीं करती। कॉन्शियसनेस है क्या? मान लो कोई भी किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर में चेंजेस हुआ या कोई भी मैसेज हमारे पास आया, हमने उसके लिए क्या किया, रेस्पॉन्ड किया या उसका रेस्पॉन्स किया। तो ऐसी एक कैपेसिटी उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। इसमें जैसे ये दे के रखा है, कॉन्शियसनेस में क्या होता है, कोई भी एक सिग्नल आता है या उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं, और उसको सेंस किया जाता है ऑर्गेनिज्म के थ्रू, और उसके बाद उसके लिए रेस्पॉन्स किया जाता। तो ये जो करेक्टरिस्टिक होता है वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों ही शो करती हैं। कौन सा करेक्टरिस्टिक जो हम कॉन्शियसनेस वाला देख रहे हैं, इसमें जो यूनिसेलुलर है वो किस तरीके से इस करेक्टरिस्टिक को शो करती हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, यानी स्ट्रेस कंडीशंस आती हैं। ऐसी कंडीशन जहाँ पर या तो टेम्परेचर बढ़ गया है या वाटर की कमी हो गई है या कोई भी स्ट्रेस है, तो उसमें क्या करते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं वो सिस्ट बना लेते हैं, अपने चारों ओर सिस्ट फॉर्म कर लेते हैं, जिससे ये सिस्ट होता है एक कवच, उसके अंदर ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं वो जो रेस्पॉन्ड करते हैं वो एक सिस्ट बनाकर करते हैं, कवच बनाकर। मल्टी सेलुलर जो होते हैं वो तो मल्टी सेलुलर अलग तरीके से वो अवेयर होते हैं इसके लिए। जैसे मान लो सीजन है, वो सीजन के थ्रू कुछ ऐसे होते हैं जो सीजन, रेनी सीजन में या स्प्रिंग सीजन में क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे डॉग है। तो ऐसे जो ब्रीडर होते हैं उनको सीजनल ब्रीडर कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर टाइम में, यानी हर ईयर एक ही टाइम होता है उनका रिप्रोड्यूस करने का, तो ऐसे जो करते हैं उन्हें कहते हैं सीजनल ब्रीडर। तो मल्टी सेलुलर में हमने क्या देखा, मल्टी सेलुलर में तो बारिश हो जाए या किसी भी तरह का कोई भी स्टेज देखने को मिल जाए तो ये अपने आप को, उसके लिए अपने आप को उस इन्वायरमेंट से बचा लेती हैं। जैसे बहुत तेज़ गर्मी पड़ गई तो ये अंदर आके बैठ गई, इन्होंने एटमॉस्फेयर में जो भी सिग्नल इन्हें गर्मी का मिला तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके प्रति एक्शन लिया। तो यही जो होता है वो
कॉन्शियसनेस को शो करता। तो ये इस तरीके से। अब क्या देखा हमने, 4 करेक्टरिस्टिक देखी। उन चारों में हमने क्या देखा, जो लिविंग की अगर हम डेफिनेशन अब देखें तो जैसे एक एन ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म, उसको हम लिविंग कहेंगे जैसे वो क्या हो, सेल्फ रेप्लिकेट करे, मतलब अपने जैसे को, अपनी जैसी जनरेशन बनाए, मेटाबॉलिज्म करे और कॉन्शियसनेस हो उसके अंदर। तो जो इन 3 करेक्टरिस्टिक को शो करता है वही लिविंग है। क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि हमने लिविंग और नॉन लिविंग में इजीली देख लिया है। उसके बाद इसका जो अगला टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी, विविधता। डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज, जातियों की संख्या, किस एरिया में कितनी जातियां हैं, इसी को कहते हैं डाइवर्सिटी। ठीक है। करंटली अगर हम देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने हैं तो 1.7 टू 1.8 मिलियन है। अगर इनकी लैक में बात करें तो 17 से 18 लाख। एवरी ईयर अगर हम देखें तो जो 15,000 है न्यू ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी होती है, ये डिस्कवर्ड किए जाती हैं 15,000 न्यू ऑर्गेनिज्म एवरी ईयर। उसके बाद डाइवर्सिटी, एक और बात यहाँ बता दूँ मैं, जो ये डाइवर्सिटी दे के रखी है, अगर बायोडाइवर्सिटी कहें तो उसका मतलब है जैव विविधता, यानी जैव के अंदर कितनी विविधता है। तो जितनी ज़्यादा वहाँ पर वो होंगी, जातियाँ होंगी या जातियों की संख्या होगी, जाति स्पीसीज़ का नंबर होगा, इतनी ही हाई वैरायटी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे कम होती रहेगी, क्या बोलते हैं, जैसे जैसे जातियों की संख्या घटती जाएगी, ऐसी जो वैरायटी है वहाँ की वो घटती रहेगी। अगर हम देखें सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी में क्या देखते हैं, सबसे पहले नहीं, ये डाइवर्सिटी कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। अभी ये आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या होता है, सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसका नाम रखा जाता है, फिर उसको क्लासिफाइड किया जाता है। ये जो नेमिंग है वो एक IUCN के थ्रू होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ नेचर। इसके थ्रू 2 संस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसा ICBN है और दूसरा दिया ICZN। ये 2 देखने को मिलती हैं। ICBN का पूरा नाम अगर हम देखें तो वह है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN का नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इनके थ्रू बॉटनिकल मीन्स जितने भी पौधे हैं उन सबकी नेमिंग जो की जाती है वो इसके थ्रू की जाती है, और जबकि जो ICZN है, जेड मतलब जू, जू मतलब एनिमल, एनिमल की जितनी भी नेमिंग की जाएगी वो इन दोनों के थ्रू की जाती है। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये जो मेथड्स हैं किसके हैं, तो IUCN की है। इसके फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। इसमें पहला स्टेप ध्यान रखना है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर जो ICBN और ICZN के थ्रू किया जाता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। आगे इन्होंने दिया है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो पीछे हमने पढ़ा वही है आई थिंक टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में सबसे पहले क्या किया है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है एंड उसको फिर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, उसके बाद क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या बनती है, ग्रुप बनती है। जैसे मान लो किसी क्लासीफाई कर दिया तो उसे ग्रुप में डाल दिया, ग्रुप को कहते हैं टैक्सा। टैक्सा का मतलब होता है एनी इंडिविजुअल, कोई भी एक सिंगल है, जैसे कैट है, डॉग है, तो ये पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है अपनी स्पीसीज के, तो इनको कहते हैं टैक्सा। टैक्सोनॉमी के लेके बहुत सारी थ्योरीज दी गई, यहाँ बहुत सारी थ्योरी दी गई। इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कैरोलस लिनियस ने दी थी। इसके थ्रू कोई भी नेम 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, यानी इसकी बाई का मतलब ही क्या है, 2 नेम, 2 नेम होती है। पहला जो नाम होता है वो होता है जेनरिक नेम, इसको कहते हैं जेनरिक नेम या जीनस का नाम। दूसरा होता है स्पीसीज का नाम। तो ये 2 नाम होती है, पहला जेनरिक नेम, जीनस का नाम, जीनस मीन्स खानदान, स्पीसीज मतलब जाति का नाम। और एक और बात मैं यहाँ बता दूँ, जैसे ये लैटिन लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये जो लैंग्वेज ली गई है वो लैटिन है, लेकिन इसकी जो टाइपिंग की गई है वो दोनों की की गई है इटालियन में। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसके नीचे अंडरलाइन लगा देते हैं, क्योंकि इटालियन को लिखना नॉट पॉसिबल, हाथ से तो लिख नहीं सकते, वो कंप्यूटर वाइज कर्सिव लिखी जाती है, बेहतरीन राइटिंग, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसके नीचे अंडरलाइन लगा देते हैं ताकि
हमें आइडिया हो। और जो पहला क्या बोलते हैं जीनस का नाम होता है उसे कैपिटल लेटर से, और जो स्पीसीज़ का नाम होता है इसे स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। ये दिया भी है, अंडरलाइन लगा देती हैं। उसके बाद जैसे अगर मैंगो को देखो तो मैंगी फेरा इंडिका, इसके आगे अगर LINN लिखा हुआ है इसका मतलब है लीनियस ने, यानी इसको जो नाम नेमिंग की है या इसकी जो नेमिंग हुई है, ये जो मैंगी फेरा इंडिका है, मैंगो है, तो वो किसके थ्रू की गई है? कैरोलस लीनियस के थ्रू। ऐसी जो ये साइंटिफिक नेम होते हैं वो आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक जैसे होती हैं, बिल्कुल अलग। जो यूपी में नाम है या जो इंडिया के अंदर नाम है, ऐसा यही नाम किसी भी एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो यही दे के रखा मैंगी फेरा इंडिका, तो ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। अगर यूपी में या फिर किसी भी स्टेट वाइज में देखूं तो इसको मैंगी फेरा इंडिका कहते हैं। तो हर एक स्टेट में या हर एक कंट्री में इसका नाम यही होगा, चेंज नहीं होता। साइंटिफिक नेम वर्ल्ड में वैल्यूबल नेम होती है। अगर हम अब क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अगर हम किंगडम में देखें तो स्पीसीज का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, यानी किंगडम ओनली 2 है, प्लांटी और एनिमेलिया। जितने भी प्लांट हैं उन सबको प्लांटी में रख दिया गया है, और जो एनिमेलिया है उन सबको एनिमल, सभी एनिमल को एनिमली में रख दिया गया। तो उसके बाद फाइलम में कुछ करेक्टरिस्टिक इसमें सबसे ज़्यादा थे, इसमें फिर उससे कम, ऐसी धीरे धीरे जो होती, लास्ट में आगे क्या मिलता? एक ही मिल जाता। तो अगर हम देखें इधर से डाइवर्सिटी को देखें, जब हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो जो डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ा किंगडम था तो इसमें वैरायटी ऑफ स्पीसीज बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे हम घट रहे हैं तो ऐसी जो स्पीसीज है लास्ट में एक रह गई है, इसका मतलब डाइवर्सिटी डिक्रीज़ हुई है। दूसरा, अगर डाइवर्सिटी को हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो जो डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। देखो, सबसे पहले एक थी, उससे ज़्यादा हुए, फिर ऐसे ही न बढ़ते बढ़ते क्या आ गया? किंगडम में तो सभी वैरायटी है, ऑलमोस्ट सब आ गई। तो ये पूछ लिया जाता कभी कभी एग्ज़ाम में, ऐसे देखे कि अगर हम जो ये दे के रखा क्लासिफिकेशन, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ जाएं